हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज हम आपके साथ एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं जनवरी 2021 आईटीएसएम के एग्जाम पेपर का। तो डियर, जैसे मैंने इस पेपर को देखा, इट वाज अ मिक्स पेपर। हाँ, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा और इजी पेपर आना चाहिए था। और जल्दी से देखते हैं आईटीएसएम पेपर एनालिसिस। अब डियर, आपका पेपर एग्जैक्टली कैसे हुआ मुझे तो नहीं पता इसका, बट अभी तक जो हमें फीडबैक मिला, जो हमारे मतलब स्टूडेंट्स थे, दे हैव परफॉर्म्ड फेयरली वेल। सबसे पहले आईटी सेक्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑल दोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज अ कंप्यूटर टू परफॉर्म यूजफुल टास्क बियॉन्ड द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो डियर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपसे ये पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कोई 3 बेनिफिट्स बताएं। तो ये मतलब क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आपके चैप्टर नंबर 2 से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले सर, एड्रेसेस यूजर नीड्स, एड्रेसेस यूजर नीड्स। दूसरा क्या हो सकता है? रेगुलर अपडेट्स। और तीसरा क्या हो सकता है? लेस थ्रेट ऑफ वायरस। ये तो खैर आसान था और आपने इसको इजीली कर लिया होगा। ओके, कहते हैं सर, 2 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम के 2 लिमिटेशंस बताएं। डियर फ्रेंड्स, डेटा फ्लो डायग्राम चैप्टर नंबर 1 और 2 लिमिटेशंस इसके क्या क्या है? सबसे पहले सर, टेक्स टाइम टू क्रिएट। अगर आपको डीएफडी बनाना है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पहला क्या हो गया हमारा? टेक्स टाइम टू क्रिएट। और दूसरा क्या हो गया? मेक्स प्रोग्रामर लिटिल कंफ्यूज। सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं कि जो प्रोग्रामर है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो सकता है। तो चलें फिर ये 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दैट सेंटर्स ऑन सिस्टमेटिक डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज बिजनेस प्रोसेस। चलिए डियर, बात तो सही है। क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू इंप्लीमेंट बीपीएम इन द कंपनी। ओके, तो यहां से डियर क्वेश्चन शुरू होता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने यहां बीपीएम इंप्लीमेंट करना चाहती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू इंप्लीमेंट बीपीएम। तो क्वेश्चन है, एज द कंसल्टेंट ऑफ दिस कंपनी एक्सप्लेन वेरियस की फैक्टर्स एंड रिलेटेड कंसिडरेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग बीपीएम। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इसमें जो क्वेश्चन है, कहानी तो बहुत अच्छी है बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। और शायद दो तीन अटेम्प्ट पहले डियर ये सेम ही क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीपीएम को जब हम इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें क्या क्या की फैक्टर्स और क्या क्या हमें की कंसिडरेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। सो डियर, इट वाज एन ऑब्वियस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो बीपीएम का स्कोप होगा वो स्कोप कैसा होगा। स्कोप डियर फ्रेंड्स एक मतलब प्रोसेस हो सकता है, वन प्रोसेस, कोई सिंगल डिपार्टमेंट हो सकता है, या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मीन्स होल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा प्रोसेस हो सकता है। बीपीएम को जब हम मीन्स ऑप्ट करते हैं तो हमारा गोल क्या है उसका? तो हमारा गोल क्या हो सकता है? ऑटोमेशन हो सकता है गोल हमारा, एक गोल हमारा हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, एक गोल हमारा री इंजीनियरिंग हो सकता है। एक पॉइंट हो गया हमारा स्कोप का, एक हो गया गोल का, एक हो गया डियर हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं बीपीएम के। तो आपको पता है डियर, हमारे पास 3 जो है वो फेयरली नोन मतलब टूल्स अवेलेबल हैं। टीक्यूएम के थ्रू हम बीपीएम कर सकते हैं, सिक्स सिग्मा के थ्रू हम बीपीएम कर सकते हैं, और हम बीपीआर के थ्रू भी हम बीपीएम कर सकते हैं। तो टूल्स हो गया, गोल हो गया और स्कोप हो गया। इसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मतलब मेथड्स हो गए। बेसिकली हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और हमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अगर आपने डियर थोड़ा सा सही से पढ़ा है तो आप इसका आंसर तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे आते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम चैप्टर नंबर 3। किसी को याद है 3 टियर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले सर, प्रेजेंटेशन टियर होता है जो कि क्लाइंट के पास होता है। और क्लाइंट के साथ क्या होता है? ये लेट्स हमारा क्लाइंट है, तो क्लाइंट के साथ क्या होगा? प्रेजेंटेशन टियर। प्रेजेंटेशन टियर किससे कनेक्टेड होता है? हमारे एप्लीकेशन टियर से। और ये फाइनली किससे कनेक्टेड होता है? हमारे डेटाबेस टियर से। इसके अगेंस्ट हम पहले क्या यूज करते थे? 2 टियर आर्किटेक्चर। वहां पे क्या होता था? हमारा जो क्लाइंट होता था वो अपने प्रेजेंटेशन टियर के साथ होता था, और ये प्रेजेंटेशन टियर हमारा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता था? हमारे डेटाबेस टियर से। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता है। तो फिर सर सवाल बनता है कि 2 टियर आर्किटेक्चर में हमारा एप्लीकेशन टियर कहां होता था? डियर फ्रेंड्स, 2 टियर आर्किटेक्चर में आपका सेपरेट एप्लीकेशन टियर नहीं होता था। एप्लीकेशन लॉजिक्स
कुछ कहाँ पे होते थे, प्रेजेंटेशन टीयर में, और कुछ कहाँ पे होते थे हमारे डेटाबेस टीयर में। तो इट वाज आवर 2 टियर आर्किटेक्चर, ये हमारा है 3 टियर आर्किटेक्चर। चलिए ये तो मैंने आपको 2 टियर और 3 टियर बता दिया। क्वेश्चन शायद कुछ और था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बताएं 3 टियर आर्किटेक्चर के। तो डियर आपको पता है 3 टियर आर्किटेक्चर के 2 एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या था, इजी चेंज मैनेजमेंट। क्या बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज मैनेजमेंट, इजी चेंज मैनेजमेंट, ये पहला एग्जाम इसका एडवांटेज हो गया। और इसका अगला एडवांटेज क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक्स फ्रॉम डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन टियर। तो डियर इसके 2 एडवांटेजेस हो गए, बट इसके 2 डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले क्या था, मेंटेनेंस इज कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या था, इंक्रीज्ड नीड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो डियर इसकी ये 2 एडवांटेज और इसके 2 डिसएडवांटेजेस थे 3 टियर आर्किटेक्चर के। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा, 2B। ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग इज रैपिडली मूविंग फ्रॉम गैजेट स्टेटस टू एसेंशियल्स फॉर कंज्यूमर्स, कंपेलिंग मोर एंड मोर बिजनेस सर्विसेज टू बी ऑफर्ड बाय दिस मोड। सही बात है डियर, आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स दी मोबाइल कंप्यूटिंग। चले, Being an IT consultant, briefly explain various examples of business applications of mobile computing। तो डियर सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। अब डियर ये तो हमारे क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, किसी को याद है सर हमारे पास क्या क्या हो सकता था। सबसे पहले क्या था, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी। सेकेंड क्या हो सकता था, डायनेमिक चेंज इन वर्क कल्चर। तीसरा क्या हो सकता था, इम्प्रूव्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा क्या हो सकता था कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। पांचवा क्या था कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्या प्रोवाइड कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कस्टमर सर्विसेज। और छठा क्या था हमारे पास कि हम ज्यादा इम्प्रूव तरीके से बीपीएम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वी कैन हैव द बीपीएम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दी मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे। अगर आपने 6 के 6 पॉइंट्स लिख दिए तो कितने नंबर का क्वेश्चन था, इट वाज ओके 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने डियर 6 के 6 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए ये वाले तो 4 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। तो सर 6 में 6 क्यों नहीं, वो तो डियर इंस्टीट्यूट आपको देगा नहीं। आगे आते हैं, देयर आर कॉन्फिडेंट फैक्टर्स दैट शोज व्हाई नॉलेज हैज गेन्ड सो मच मोमेंटम इन रीसेंट टाइम्स। अच्छा, डिस्कस दोज फैक्टर्स इन ब्रीफ। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे। एनी हाउ डियर, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसके बारे में 4 हमारे कॉन्फिडेंट फैक्टर्स क्या क्या। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज के इंपॉर्टेंट होने के 4 प्रमुख कारण कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ गया। अब आपको हर एक मतलब लेवल पे क्या यूज करना पड़ेगा डियर, नॉलेज। एक इसका फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। दूसरा क्या फैक्टर है डियर, आज के समय क्या हो रहा है, आज के समय क्या हो रहा है, बिजनेस सराउंडिंग्स हमारी चेंज हो रही है, मींस ऑल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग्स। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन इन बिजनेस कॉम्पोजिशन। मॉडिफिकेशन इन बिजनेस कॉम्पोजिशन की हमारी जो आज के समय जो बिजनेस कॉम्पोजिशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पोजिशन है वो डियर फ्रेंड्स मॉडिफाई हो रही है। और चौथा फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है, वर्जन कनेक्शन। वर्जन कनेक्शन मींस आज के समय ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है कि अगर आपको उनको सक्सेसफुली रन करना है वर्ल्ड ओवर, तो आपके पास नॉलेज जो है वो असेंशियल कंपोनेंट है, जिसको आपको हर एक कीमत में आपको सही तरीके से रिटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। चलिए फिर, अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं डियर, नेटवर्क मैनेजमेंट इज एसेंशियली टू कमांड एंड कंट्रोल practices and is generally carried out by a network operation center. A network administrator of an organization wants to characterize network management functions with the help of a model or framework. You are requested to suggest a model or framework for network management. Mention the name of the suggested model and explain this model in reference to the network management function. बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए उनको, और बहुत सारे बच्चों को थोड़ी ये लगा कि ये क्वेश्चन सिलेबस का ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है डियर, ये क्वेश्चन सिलेबस का है। मैं आपको बता देता हूं कि हमने आपको ये वाला क्वेश्चन क्लास में कहाँ पे हमने आपके साथ किया था। तो अगर लेट्स से अगर आपने हमारी क्लासेस ली थी तो डियर फ्रेंड्स पेज नंबर 86 में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने इसके बारे में ये सारी की सारी बातें लिखी हैं और हमने यहाँ पे आपको इसका आंसर दिया हुआ है।
These are programs that control telecommunication activities and manages the function of the telecommunication network. जहाँ पे क्या क्या टास्क हम मतलब परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एक्टिविटी मॉनिटरिंग, प्रायोरिटी असाइनिंग, एरर करेक्शन, नेटवर्क प्रॉब्लम मिटिगेशन। इसके बाद का आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Telecommunication software packages also provides network management functions. Major network management functions are traffic management, security, network monitoring, capacity planning. अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कॉमन वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन इज FCAPS, मतलब फॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो ध्यान दीजिएगा, FCAPS इज द ISO टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट नेटवर्क मॉडल एंड फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या क्या लिखना था यहाँ पे, फॉल्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो डियर आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिख कर आना था, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का। और डियर अगर आपने ये सारी की सारी बातें लिख ले, आई एम डैम श्योर कि 5 नंबर तो आपको इसमें आसानी से मिल जाते। एनी हाउ एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब डियर इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, हमने आपको यहाँ पे कीवर्ड दिया था CA आर्टिकल। CA आर्टिकल कैसा होता है सर, पेपर यूज होता है, पेपर यूज ऑन डिमांड होता है, रेजिलियंट होता है, वर्कलोड मूवमेंट कर सकता है, इलास्टिक होता है एंड स्केलेबल होता है। तो आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पे, और आपको इजीली जो है आपको 2, 2.5, 3 नंबर तक आपको आराम से मिल जाएंगे। आगे आते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग इज द कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर्स रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम टू डेवलप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। डिस्कस द वेरियस कंस्ट्रेंट्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप ग्रिड कंप्यूटिंग को डेवलप करने जा रहे होते हैं तो आपको क्या क्या सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स का या फिर एस्पेक्ट्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इट इज अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सिंगल साइन ऑन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, इंटरऑपरेबिलिटी विद द लोकल सिक्योरिटी सिस्टम, एक्सपोर्टेबिलिटी, सपोर्ट फॉर सिक्योर्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर आपने डियर ये 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, यू कैन इजीली गेट, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का, तो 4-5 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। आगे आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोर कार्ड। किसी को याद है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में, और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आपने पढ़ा था। 4 तरीके के बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं सर, क्या क्या, सिंपल क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड और बिजनेस एनालिसिस। तो यहाँ पे जो है डियर ये स्कोर कार्ड के बारे में आपको लिखना है, 2-3 लाइन्स लिखने थे, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लानिंग लैंग्वेज डेट आर कॉमनली यूज्ड इन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो प्लानिंग लैंग्वेज हम 2 तरीके के यूज करते हैं, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। और स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स, एक सर सेस था हमारे पास और दूसरा था SPSS। ये तो इजी था। चलो फिर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 SM शायद शुरू हो गया। ABC कंपनी प्लान्स टू मेक सम फंडामेंटल चेंजेस बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क टुवर्ड्स एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग पेमेंट्स मोर इफेक्टिवली एंड यूजिंग प्रोफिशिएंसीज ऑफ इंटरनेट मोर एफिशिएंटली। चलें, द कंपनी वांट्स टू हायर अ न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फॉर दिस पर्पस, कि हम एक नया CTO हायर करना चाहते हैं। चलें, तो फिर क्वेश्चन क्या है, discuss the key aspects the CTO needs to consider for the assessment of the technological environment. For the assessment of the technological environment, it was a good question. अब डियर ऐसे क्वेश्चंस हमें देखकर समझ में आता है कि आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब डियर परेशानी सबसे बड़ी ये है कि क्या याद रखें, क्या छोड़ कर जाएं। तो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने मतलब कंक्लूजन में जो मैं आया हूँ वो यही है डियर कि CA के एग्जाम से आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। आप कुछ भी ये नहीं मान सकते कि सर ये तो बड़ा इजी है, ये कैसे आ सकता है, या फिर ये हमें ये जो है इट इज़ मोर मीन्स इंपॉर्टेंट, या ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब डियर CA के एग्जाम्स में ABC एनालिसिस जैसा कुछ ऐसा काम नहीं आता, आपको सब कुछ ही करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात आपने कहाँ पे देखी थी, चैप्टर नंबर 1 में आपने मतलब टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, एनवायरनमेंट। तो हमने शायद आपको ये करवाया था, हमने आपको कहाँ पे करवाया था, मैं आपको थोड़ा सा वो एक बार दिखा देता हूँ, हमने कहाँ पे आपके साथ ये किया था चैप्टर नंबर 1 में। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारी क्लासेस वगैरह ली हुई हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कि क्या आपने हमारे साथ ये किया था, और अगर आपने किया था तो वो कहाँ पे किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने डियर ये आपके साथ देखा था। हाँ, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स पेज नंबर 19 में आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना था, आपको ये सारी की सारी बातें लिखनी थी, सम ऑफ द की एरियाज इन दिस रिगार्ड। तो आपको डियर ये सब कुछ यहाँ पे लिखना था और आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना था। तो आपको इजीली जो है वो कितने नंबर का ये क्वेश्चन था,
5 नंबर का 3, 3.5, 4 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैव अ स्ट्रेटेजिक रोल, वैलिडेट द स्टेटमेंट। अब डियर ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपको पूरे स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना एनालिसिस और अपना इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। किसी को याद है चैप्टर नंबर 1 ऑफ एस, वहां पे हमने आपके साथ बात की थी कि हम 3 लेवल्स पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 3 लेवल्स पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और वो 3 लेवल्स हमारे क्या क्या होते हैं सर? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। और एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूं, सबसे पहले स्ट्रेटेजी कहां बनती है सर? कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रेटेजी बन गई वो किसको पकड़ा दी जाती है? हमारे बिजनेस लेवल को। और बिजनेस लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? उस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के बेसिस पे क्या बनाता है अपने लिए? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। और इसके बेसिस पे फिर ये स्ट्रेटेजी आगे किसको पकड़ा दी जाती है? हमारे फंक्शनल लेवल मैनेजर को। यहाँ पे डियर आपको एक इंटरेस्टिंग बात ऑलरेडी पता होगी बहुत सारे बच्चों को, तो दिस इज द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, दिस इज द बिजनेस लेवल मैनेजमेंट एंड दिस इज द फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। एग्री करते हैं? और हमने आपको एक बात और बताई थी, और हमने आपको ये बताया था कि हमारे लिए एक फॉर्मुलेशन साइकिल होता है और एक इम्प्लीमेंटेशन साइकिल होता है। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन साइकिल, यहां से स्ट्रेटेजी का ये फॉर्मुलेशन साइकिल है। मींस फॉर्मुलेशन साइकिल का मतलब हुआ सबसे पहले स्ट्रेटेजी कहां बनेगी? कॉर्पोरेट लेवल, देन दी बिजनेस लेवल, और फाइनली कहां पे बनेगी? दी फंक्शनल लेवल। और इंप्लीमेंटेशन साइकिल कैसे काम करता है? सबसे पहले फंक्शनल, देन दी बिजनेस लेवल, और फाइनली कहां पे स्ट्रेटेजी हमारी इंप्लीमेंट होती है? दी एट दी कॉर्पोरेट लेवल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंप्लीमेंटेशन साइकिल। बट यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को याद हो, हमने आपको बताया था कि जो हमारा फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है वो हमारे एक्चुअल मार्केट के सबसे करीब होता है। एक्चुअल मार्केट सर, एक्चुअल मार्केट का मतलब हमारे एक्चुअल मार्केट के सबसे करीब होता है। व्हाट आई मीन बाय द टर्म एक्चुअल मार्केट? कि सर हमारे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह। क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है डियर, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है उन्होंने अपने, हो सकता है कि पूरे जीवन काल में ही एक्चुअल बायर के साथ कभी भी इंटरेक्शन नहीं किया हो। Are you guys getting? तो मुझे बताएंगे क्या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को आंख बंद करके अपनी स्ट्रेटेजी बना देनी चाहिए, या उनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए मतलब किन के साथ इंटरेक्ट करके? सर बिजनेस लेवल मैनेजर और फंक्शनल लेवल मैनेजर के साथ इंटरेक्शन करके स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि जो हमारा फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है वो आपको सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाकर देगा डियर, ग्राउंड की, मार्केट की, कॉम्पिटिटर्स की, कस्टमर्स की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की। Are you guys getting? तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए जो हमारा फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर सोर्सिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और जब तक हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या इनको अपनी स्ट्रेटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना देनी चाहिए? नहीं सर। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी तभी बनानी चाहिए जब उनके पास क्या अवेलेबल हो? फंक्शनल लेवल मैनेजर से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। क्योंकि हमारा जो फंक्शनल लेवल मैनेजर होता है, सिंस द फंक्शनल लेवल मैनेजर इज क्लोजेस्ट विद द एक्चुअल मार्केट, customers, competitors, he can provide the best information। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसको हेल्प करने वाली है? हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। Are you guys getting? तो ये सारी की सारी बातें डियर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर द सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैव अ स्ट्रेटेजिक रोल। तो क्या इस बात को समझ पाए कि फंक्शनल लेवल मैनेजर हमारे लिए कैसे बन गया सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? क्योंकि वो हमारे एक्चुअल मार्केट, हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर से सबसे ज्यादा करीब होता है। इसलिए जब तक वो हमें सटीक जानकारी लाकर नहीं देगा, हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए। Are you guys getting? और आगे इन्होंने आपको कहा हुआ है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैव अ स्ट्रेटेजिक रोल। याद करें, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते थे। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है डियर, और आपने चैप्टर नंबर 7 में भी देखा है। तो आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करना था, फंक्शनल लेवल मैनेजर हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है। और किसी को याद है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले करता था? सर डिफाइनिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, व्हाट बिजनेसेस वी शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ हमारे लिए कौन प्ले करता था? हमारा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो मैं ये डियर ये मानता हूं कि इस मतलब पेंडेमिक के मतलब दौर में इस तरीके का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था इंस्टीट्यूट को फॉर द सेक ऑफ मतलब स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंसेस द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हमें पता है।
क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट अ मैनेजर फेसेस व्हाइल कंडक्टिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड्स ये तो खैर इजी क्वेश्चन था। चले तो ये जो 7A था ये इतना इजी नहीं था, बट 7B जो इट वाज वेरी इजी। तो चले फिर मतलब दोनों हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ हो गया, बैलेंस आउट हो गया। मैनेजर्स को एनवायरमेंट के एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? 3 वजह से आती है, और वो 3 रीजंस क्या है? एनवायरमेंट की डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी। तो डियर ये 3 वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये बात आपको आसानी से पता थी, और ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? चैप्टर नंबर 1 से। आगे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेट स्ट्रेटजीज which the managers needs to identify that will create and sustain a competitive advantage in the business, डिस्कस। तो डियर ये अच्छा क्वेश्चन था, और आपको पता है कि हमें 3 लेवल्स पे स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कहां कहां? कॉर्पोरेट लेवल पे, और कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे पास क्या क्या मेजर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? सर हम स्टेबिलिटी कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, और फाइनली कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और ये बात किसने बताई थी? ग्लुक एंड जॉस ने। बिजनेस लेवल पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं जो हमें क्या अचीव करके देती है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और हम बिजनेस लेवल पे 3 स्ट्रेटजीज बना सकते थे, कौन कौन सी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। और ये बात किसने बताई थी? माइकल पॉटर साहब ने। और हमें फाइनली हम कहां स्ट्रेटजी बनाते हैं? फंक्शन लेवल पे, जैसे प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, R&D स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पे ये तीनों बातें लिखनी थी, और आपको ये वाली स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करनी थी, बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, जो कि आई होप आई एम वेरी मच श्योर जो कि आपने आसानी से कर दी होगी। आगे आते हैं, एक्सप्लेन द टर्म मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी। याद करें डियर फ्रेंड्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमारे पास टूल होता है किस चीज का? ग्रोथ का। तो आपको मर्जर बताना है, एक्विजिशन बताना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर आपने मर्जर एक्विजिशन को सही तरीके से नहीं समझा, रट लिया, तब तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। और क्वेश्चन है, स्टेट द सिचुएशंस इन व्हिच सच स्ट्रेटजीज आर कंसीडर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो फिर मर्जर एक्विजिशन की डेफिनेशन तो आपको पता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो सकता है थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। मर्जर वर्सेस एक्विजिशन। मर्जर वर्सेस एक्विजिशन, मर्जर में इन दोनों के लिए सबसे पहले आप क्या क्या पॉइंट यूज कर सकते थे? मीनिंग आप एक पॉइंट यूज कर सकते थे यहाँ पे। दूसरा आप कर सकते थे हॉस्टिलिटी। तो मर्जर हमारा डियर कैसे होता है? जनरली फ्रेंडली टर्म्स में, और एक्विजिशन हमारा जनरली कैसे होता है डियर? हॉस्टाइल टर्म्स में। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% एक्विजिशन हमेशा कैसा होगा? हॉस्टाइल। यहाँ पे एक्विजिशन डियर हमारे पास फ्रेंडली भी हो सकता है, ठीक है। तो मीनिंग हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज। अगर आप मर्जर कर रहे हैं तो दोनों एग्जिस्टिंग कंपनीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और एक नई कंपनी क्रिएट होगी। बट अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं डियर, तो आपकी पुरानी कंपनीज का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेगा। अंतर सिर्फ क्या हो जाएगा? चेंज इन द शेयर होल्डिंग, बट आपकी जो कंपनी है वो एज इट इज कंटिन्यू करेगी। तो ये बात आपको पता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट क्या क्या हो गए? मीनिंग हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया। और डियर एक पॉइंट आप एग्जांपल तो आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। मर्जर का एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, और एक्विजिशन के एग्जांपल सर जी गूगल ने एक्विजिशन कर लिया था किसका? यूट्यूब का, मींस एंड्रॉइड का। तो इतने सारे एग्जांपल्स आपको पता है, आप कोई भी एग्जांपल वहां पे लिख कर आ सकते हैं। तो डियर ये हमने देख लिया मर्जर वर्सेस एक्विजिशन। इसके बाद इसी वाले क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया है, स्टेट द सिचुएशंस इन विच सच स्ट्रेटजीज आर कंसीडर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कब कब एक ऑर्गेनाइजेशन मर्जर एक्विजिशन की स्ट्रेटजी को कंसीडर कर सकती है। हमें एक्सपेंशन करना हो, हम M&A की तरफ देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हमें डाइवर्सिफिकेशन करना हो, हम M&A की तरफ देख सकते हैं। हमें लेट्स से कि सिनर्जी बेनिफिट्स वगैरह चाहिए, हम M&A की तरफ मतलब देख सकते हैं। और अगर हमें लेट्स से अपना मार्केट शेयर और अपना हमें साइज अगर हमें मतलब बढ़ाना है, तो भी हम मर्जर्स एक्विजिशंस की तरफ वैकेंसी। ये भी कोई ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन नहीं था। आगे आते हैं, विच प्रिंसिपल एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा था डियर कि आपको स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के समय किन किन प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार मैं आपको हमारी बुक से दिखा देता हूं तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा। स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के समय आपको किन किन प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको एक बार अपनी बुक से दिखा देता हूं। देखेंगे डियर, इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी स्टेज 4 स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। क्या क्या? स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग बजट्स, continuous improvement, motivating people,
रिवॉर्ड डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग अ सुटेबल वर्क क्लाइमेट। तो जब अगर आप स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे तो आपको इन प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर दीज प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। ठीक बात है। 9B इजी क्वेश्चन, कहते हैं सर जी क्या क्या इश्यूज आते हैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। चैप्टर नंबर 6 में आपने देखा था हमारे साथ साथ, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन और बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन। तो ये बात आपको, तो ये तो खैर आपने इजीली आपने इसका आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10A कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इंडिविड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। 4 तरीके की डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। क्या क्या, किसी को याद है 4 तरीके की डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या हो सकती थी? सर याद तो है, चलें क्या क्या हो सकती थी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और फाइनली कॉन्ग्लोमरेटिक डाइवर्सिफिकेशन। स्टेट द बेसिस फॉर दिस क्लासिफिकेशन एंड नेम द 4 कैटेगरीज। तो चले हमने नाम तो इनके चारों के लिख दिए। क्वेश्चन डियर बहुत अच्छा है, कहते हैं स्टेट द बेसिस फॉर दिस क्लासिफिकेशन। मतलब ये स्थिति और ये मतलब लेवल पे डियर इंस्टीट्यूट आ गया है कि आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप कुछ भी छोड़कर चले गए तो एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाए। मुझे बताएं ये जो 4 तरीके के हमारे डाइवर्सिफिकेशन हैं, ये किस बेसिस पे मैं इन 4 तरीके के डाइवर्सिफिकेशन का क्लासिफिकेशन कर पा रहा हूं। सर मैं जो नया बिजनेस करना चाह रहा हूं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कितना रिलेट करता है और उस नए बिजनेस का नेचर क्या है। मींस दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये 4 क्लासिफिकेशन बने। वो 2 फैक्टर्स क्या क्या है, पहला उस नए बिजनेस का नेचर क्या है और दूसरा वो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से कैसे रिलेट करता है, मींस हाउ इट इज रिलेटेड। मुझे बताएं अगर जो नया बिजनेस है मेरा वो सेम वैल्यू चेन में फॉल करता है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा सर, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड। अगर मेरा नया बिजनेस मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, कॉन्ग्लोमरेटिक डाइवर्सिफिकेशन। अगर मेरा नया बिजनेस मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। अगर मेरा नया बिजनेस मुझसे कुछ हद तक मींस रिलेट करता है तो सर कैसे, जैसे प्रोसेस से, मार्केट से, आईटी वगैरह से, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, आई विल कॉल इट एज दी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आई होप किसी को याद था। तो डियर मैं किन मतलब फैक्टर्स के बेसिस पे कह सकता हूं नेचर एंड हाउ इट रिलेट्स विद माय एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो मैं आगे देखेंगे हाउ इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया जो कि 5 नंबर में एक्सपेक्टेड नहीं था, बट तो आप क्या क्या इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे होंगे, आपसे 2 बातें पूछी गई हैं, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहला तो पॉइंट आप मीनिंग लिख सकते हैं। एक आपका पॉइंट मीनिंग का बन सकता है, दूसरा आपका बन सकता है प्रोडक्ट वैल्यू चेन। तो कंसेंट्रिक में हम उस प्रोडक्ट वैल्यू चेन से डिविएट कर जाते हैं और वर्टिकली में हम सेम प्रोडक्ट वैल्यू चेन में रहते हैं। और थर्ड आप क्या लिख सकते हैं डियर, एग्जांपल्स दे सकते हैं। सर एग्जांपल्स में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर आप साथ में ऑटो इंश्योरेंस और ऑटो लोन वगैरह भी अगर आप देना शुरू कर दें तो आप यहाँ फॉल करेंगे। बट लेट्स अगर आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर आप लेट्स से ऑटो पार्ट्स बनाना शुरू कर दें, ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दें, तो आप कहाँ फॉल करेंगे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आप कहाँ पे जा रहे हैं, इन द सेम प्रोडक्ट वैल्यू चेन। तो आप इसके 3 फैक्टर्स ले सकते थे, मीनिंग ले सकते थे, प्रोडक्ट वैल्यू चेन ले सकते थे और आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते थे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5 फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। ये तो खैर एक इजी क्वेश्चन था, हम कह सकते हैं। देखने डियर मेरे साथ साथ स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर, डाइवर्जन ऑफ वर्कफोर्स, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। तुम्हारे लिए ये हो गया डियर स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओवरऑल द पेपर वाज इजी, ऐसा नहीं कि बहुत अजीब सा पेपर था, बट हाँ डियर फ्रेंड्स जिस तरीके के पूरे वर्ल्ड में हालात चल रहे हैं पेंडेमिक की वजह से, हमने उम्मीद की थी कि थोड़ा सा इससे और ज़्यादा इजी पेपर आएगा, बट एनी हाउ